नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम शामिल करेंगे आपके सवालों को। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है, आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं और सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप अपने सवाल भेज सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप पर आप हमें अपने सवाल मैसेज करिए या फिर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। ये फ़ोन लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आप हमें अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जिनसे कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं बाजार पर। और आज ग्लोबल चिंताओं के कारण हम देख रहे हैं कि बाजार में कमजोरी है। हालांकि निचले स्तरों से एक रिकवरी भी आई है। शुरुआत काफी कमजोर हुई थी, 19,500 के भी नीचे बाजार चला गया था, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अच्छी रिकवरी है इस वक्त और लगभग 100 अंकों के आसपास की रिकवरी यहाँ पर दिन के निचले स्तर से देखने को मिल रही है। अभी भी हालांकि नीचे ही है। बैंक निफ्टी में भी करीब 330 अंकों की गिरावट है और सेंसेक्स में भी 250 अंकों की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। बाजार का जो मार्केट ब्रेथ है वो भी नेगेटिव साइड पर ही है। ज्यादातर स्टॉक्स आज लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। अगर हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने बात करें तो करीब 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट इस वक्त हावी है। और इंडेक्स स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो आईटी को छोड़ दें तो सभी आईटी और एफएमसीजी जो हल्की मजबूती के साथ हैं, बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स लाल निशान में ही आज कारोबार कर रहे हैं। चलिए, ये तो है बाजार का हाल। अब एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ दोनों ही मेहमान मौजूद हैं। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन और मंदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मंदार, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे। कमजोर ग्लोबल क्यूज के कारण हम देख रहे हैं बाजार में गिरावट तो आई थी, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी भी हम देख रहे हैं। अब आगे यहाँ से बाजार पर क्या व्यू बन रहा है? ऐसी रिकवरी जारी रहेगी? जो गिरावट थी वो आ चुकी है बाजार में? पूजा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बेसिकली एक बॉटम लाइन ये है कि अनसर्टेनिटी का माहौल है। अब युद्ध का जब एक सिनारियो होता है तब ये पता नहीं होता है कि कल क्या होने वाला है। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी, और इसलिए मुझे लगता है कि बाजार एक इनडिसीजन काइंड ऑफ अ ट्रेड से गुजरेगा। अब आज का अगर ट्रेड देखते हैं तो गैप डाउन हुआ मार्केट और वहां से बाउंस बैक कर दिया, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सी मूव है। मुझे तो लगता है कि जो निगेटिव्स हैं मार्केट में बिल्ड किए हुए, जो फिलहाल जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है उसके वो डिस्काउंट तो मार्केट ने कर दिया। जो गैप डाउन हुआ आज सुबह, तो उसमें मुझे लगता है कि वो डिस्काउंटिंग तो हो चुका है। सिर्फ आगे जाते हुए अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, इसलिए मुझे लगता है अपसाइड जो है वो लिमिटेड रहेगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसी तरीके से बाजार आज चल भी रहा है। यानी ऐसी बात है नहीं कि सारे के सारे स्टॉक्स में निगेटिविटी है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि जो अभी भी ऊपर की दिशा में चल रहे हैं और पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। तो स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब क्वार्टरली अर्निंग सीजन स्टार्ट होगा, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर ये क्राइसिस हट जाता है, बंद हो जाता है, युद्ध जो है वो क्लोज हो जाता है, तो हमें मार्केट में अर्निंग्स के हिसाब से डिस्काउंटिंग फिर आगे जाते हुए देखने को मिलेगा, और जो मुझे लगता है पॉजिटिव ही होगा। तो बेसिकली ओवरऑल राय है कि यहां से मुझे लगता नहीं है कि मार्केट गिरेगा। सिर्फ अपसाइड जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड रहेगा फिलहाल, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है, और आगे का जो ट्रिगर है वो अर्निंग्स पे होगा। निश्चित तौर पर जो ट्रिगर बनेंगे वो नतीजे ही बनेंगे और नतीजों की धमाकेदार शुरुआत हो जाएगी। टीसीएस के नतीजों के साथ 11 अक्टूबर को आएंगी। उसके बाद एचसीएल टेक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, तमाम ऐसे रिजल्ट्स होंगे जो बाजार को दिशा देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चलिए, आपके सवाल जवाब सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं और पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से दीपक। दीपक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर, मेरे पास हेज लिमिटेड है और टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी और दूसरा शेयर कौन सा है सर? हेज लिमिटेड। इन्फो एज? हेज 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 की पाएंगे सर? कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एक्शन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलिए, दोनों स्टॉक पर राय जानना चाहते हैं। एस इनके पास है और दूसरा शेयर है टाटा एलेक्सी। एक्शन कंस्ट्रक्शंस जो कि क्रेन वाली कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से जुड़ी है और लगातार हमने तेजी देखी है एस के शेयर में। एस भी चला है,
इसके साथ साथ इसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी सांघवी मूवर्स, वहां पर भी हमने अच्छी तेजी देखी है। एक बार जरा सौरभ जी चेक कीजिए। गुड मॉर्निंग। एस जरा बताइए, एक बार दीपक भाव बताएंगे, एस का क्या भाव पर आपके पास है? हेज दिया है सर 1270 में 100 क्वांटिटी, और टाटा इलेक्ट्रिक लिया है 6800 में 50 क्वांटिटी। आप दीपक एक काम कीजिए, जरा एक बार फिर से आप बताएंगे, आपके पास पहला शेयर आपने क्या बोला? एस बोला, एसीसी बोला, क्या बताया आपने? हेज हेज HEG हेज। ऑडियो साफ नहीं आ रहा इनका, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन्फो एज का शेयर इनके पास है, 300 शेयर हैं 1270 रुपए के भाव पर। ठीक है, बहुत पुरानी खरीद लगती है इन्फो एज की, क्योंकि अब जो भाव है वो 4000 रुपए के आसपास होना चाहिए इन्फो एज। सौरभ जी, इन्फो एज हमने देखा था कि नतीजे जब इसके चौथी तिमाही के आए थे तो उसके बाद ना थोड़ी सी नेगेटिविटी गहराई थी, क्योंकि नतीजे कमज़ोर रहे थे। उसके बाद मैक्वारी की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 30% के डाउन साइड की आशंका जाहिर की थी, स्टॉक गिरा। अब संभलने वाले फेज में हम देख रहे हैं इन्फो एज को। इनकी खरीद बहुत पुरानी है, 1200 की खरीद है, यानी कि कम से कम ये 5-6 साल पुरानी इनके पास होल्डिंग होगी। क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? 5000 रुपए के आसपास के हमने स्तर देखे हैं इन्फो एज में, उसके बाद अब ये 4200 रुपए के आसपास के भाव हैं। नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, इन्फोसिस की बात करें तो जो नतीजे हैं वो जैसे आपने बताया चौथी तिमाही में कमजोर आए थे। जून क्वार्टर में जो नतीजे आए थे वहां पर मैनेजमेंट का भी यही गाइडेंस था कि जो हायरिंग है वो थोड़ी सी वीकनेस की तरफ है। अगर आईटी सेक्टर की भी बात करें तो जो नेट हायरिंग हो रही है आईटी सेक्टर में वो भी थोड़ी कम हो रही है, उससे थोड़ा सा नरम आउटलुक लगता है। मुझे लगता है कि अर्निंग प्रोफाइल कंपनी का थोड़ा सा धीमा रहेगा और जिस तरह की वैल्यूएशन है वो उसको जस्टिफाई नहीं करती है। इन्होंने बहुत लंबी अवधि से ले रखा है वो तो बात ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम आईटी सेक्टर को देखें तो जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो मुझे लगता है कि जो ह्यूमन जो फोर्स है उसकी जो डिमांड है वो थोड़ी अब कम ही रहने वाली है, और खासकर जो आउटलुक है वो भी थोड़ा धीमा लगता है। मेरी समझ से इन्हें बुक कर लेना चाहिए। और दूसरा शेयर जो शायद ये पूछना चाह रहे हैं, मुझे समझ में आया है, मुझे लगता है ये HEG पूछना चाह रहे हैं। HEG का अगर इनका पूछना है तो मुझे लगता है कि उस कंपनी का आउटलुक थोड़ा बेटर लगता है। जिस तरह से कैपिटल गुड्स सेक्टर इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर ग्रो कर रही है, तो अर्निंग प्रोफाइल कंपनी का थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। तो मेरी समझ से वो आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जी पर सवाल पूछा था और इस स्टॉक पर आपको राय दे दी गई है, बाकी होल्डिंग्स पर भी आप कोई राय, इन्फो एज पर भी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और मुंबई से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नारायण, नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हेलो, प्रीकॉल के बारे में बोला था मैंने। ठीक है, कब लिया था आपने? प्रीकॉल और जेन टेक्नोलॉजी के बारे में, दोनों का बताइए। प्रीकॉल कब लिया था आपने और जेनटेक के लेवल्स बताइए सर, किस लेवल पर लिया था आपने, क्या खरीद भाव लिया था? वो भी 300 लिए थे। अच्छा, चलिए ओके, तो दोनों में मुनाफा तो हो रहा है आपको, हालांकि आपने तो और भी ऊपर के लेवल्स देखे होंगे जेनटेक में भी और प्रीकॉल में भी, जहाँ तक कि हम देख पा रहे हैं। अपने हाइस पर भी आया था हाल फिलहाल में प्रीकॉल, तो आपने वो दोनों मुनाफा अच्छा खासा कमाया है, अभी भी आप मुनाफे में ही हैं। बट आज हम देख रहे हैं क्योंकि बाजार में कमज़ोरी है, तो ये सब स्टॉक्स में भी आज गिरावट है। प्रीकॉल देखिए करीब 3.5% की कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहा है। मंदार, प्रीकॉल, जेनटेक, प्रीकॉल पर चलिए सबसे पहले राय दीजिए। अभी भी मुनाफे में है, लेकिन इनके जो मुनाफा है वो कम, वहाँ पर कमी आई होगी। हमने 350 के ऊपर के लेवल्स भी देखे थे प्रीकॉल में, वहाँ से ही नीचे आ चुका है। निकल जाए मुनाफा लेकर या अभी थोड़ा बने रहें, और अगर बने रहना है तो इनको स्टॉप लॉस भी बताइए। पूजा जी, देखिए प्रीकॉल के केस में अगर पिछले 3 साल देखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त मूव इस स्टॉक में बनी है। 20 रुपए के लो से ये स्टॉक ऊपर में 340-350 तक ऊपर चल चुका है। एक स्ट्रेट काइंड ऑफ एन अप मूव है, तो मुझे लगता है कि ये करंट लेवल्स पे ये स्टॉक शायद कंसोलिडेट करेगा, और इसलिए ये लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना तो बनता ही बनता है। यानी आप 50% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए और बाकी की जो क्वांटिटी है आपकी वो 260 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब इस तरीके से जब कोई भी स्टॉक ऊपर चलता है तो उसके बाद एक 6 महीने से 1 साल तक का जो
एक पीरियड होता है वो कंसोलिडेशन का होता है, यानी ऊपर की तरफ 350 तक जाएगा, नीचे की तरफ 280 तक आ सकता है। इस तरीके के रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है। तो मुझे लगता है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करना चाहिए और बाकी जो पोजीशन है वो 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। आंशिक मुनाफा वसूली करने की सलाह है और बाकी पोजीशन आप 260 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा नीचे का जरूर है, यानी कि यहाँ से 70 रुपए नीचे का, लेकिन फिर भी आपको बने रहने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल अब लेंगे हम मोहित का, जो कि फेसबुक के जरिया है लुधियाना से। इनके पास है कैंपस एक्टिव वेयर के 200 शेयर और भाव है 289 रुपए का। हाल फिलहाल की खरीद लगती है, क्योंकि हमने देखा था कि शेयर ये अ, बहुत तेजी से ऊपर गया था। हालांकि लास्ट ईयर मई की ही लिस्टिंग है, लेकिन उसके बाद हमने इसमें 600 रुपये के ऊपर के भाव देखे। शेयर फिर ये करेक्टिव फेज में गया, अब 300 रुपये के नीचे आकर ये ट्रेड कर रहा है और इसके 52 हफ्ते के निचले स्तर पर ही है। हालांकि अगर हम कैंपस को अगर छोड़ दें तो अगर आप बाकी फुटवेयर स्टॉक्स को देखेंगे, जैसे कि लिबर्टी हो गया, मिर्ज़ा हो गया और भी तमाम, बाटा को भी अगर आप उसमें जोड़ लें, खादिम हो गया, रिलैक्स हो गया, ये सारे शेयर चलते हुए दिखाई दिए हैं। सौरभ जी, कैंपस के साथ दिक्कतें क्या हैं? आखिर ये शेयर क्यों गिर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए, एक तरफ तो त्योहारों का सीजन भी चल रहा है, दूसरी तरफ सर्दियों की शुरुआत भी धीरे धीरे करके अब नॉर्थ इंडिया में हो ही गई है और उसका भी एक कहीं ना कहीं ये प्ले है कैंपस एक्टिव वेयर। तो पोजीशन ये बनाए रखें या और आप ऐड करने की सलाह देंगे, या इससे बेहतर विकल्प इस स्पेस में है जो आप सुझाना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका ऑपरेशन परफॉर्मेंस देखें तो कैंपस का थोड़ा-सा सुधरा था मार्च क्वार्टर के बाद जून क्वार्टर। आपने बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी कि जैसे सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो इनका जो सीज़न्स है वो थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि सीज़नैलिटी प्ले करती है, जूते की डिमांड बढ़ जाती है। तो जिस तरह से लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि मतलब स्टॉक ने काफ़ी करेक्शन दिया, क्योंकि शायद कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओवर वैल्यूएशन की तरफ भी बढ़ रहा था। ये उस समय की लिस्टिंग है जब थोड़ा-सा मार्केट में अच्छा खासा थोड़ा बाइंग था, ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा था, तो कैश के शेयर भी चल रहे थे, नई लिस्टिंग भी चल रही थी। मुझे लगता है काफ़ी हद तक एक्सुबरेंस सेटल हो गया है। इन भाव पे ऐसा लगता नहीं कि निकलना चाहिए, क्योंकि आगे अर्निंग्स थोड़ा इम्प्रूव होने का लगता है सितंबर क्वार्टर में भी और दिसंबर क्वार्टर में भी। मेरी सलाह से आप बने रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। स्नेहा सेठ है हमारे साथ फोन लाइन पर। स्नेहा, गुड मॉर्निंग। बताइए आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो अगर आप फार्मा स्पेस से औरो फार्मा ये काउंटर देखें तो काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। कंटिन्यूसली जो 20 डेमा है ऑन द डेली चार्ट उसके आसपास एक काउंटर सपोर्ट देता है और वहां से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अगर आप औरो फार्मा देखें आज भी 0.5% ऊपर है। मुझे लग रहा है क्योंकि ये फिर से लास्ट कल और आज के दिन में काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है इसमें और तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप 920 की जो कॉल है वो 18 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस इसमें 13 का रहेगा, टारगेट 29 तक के रहेंगे। एज पर दी स्टॉप लॉस जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड में दैट इज अराउंड 6,600 और जो प्रॉफिट पोटेंशियल है दैट इज अराउंड 11,000। थैंक यू स्नेहा, ये रणनीति सुझाने के लिए। औरोबिंदो फार्मा कमजोर बाजार में भी हरे निशान में हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, तो आप 920 की कॉल खरीद सकते हैं। अधिकतम मुनाफा और नुकसान आपको बता दिया है। नुकसान जो इस स्ट्रैटेजी में करीब 6,600 का हो सकता है, लेकिन ध्यान से ट्रेड करिए। एक रिस्क डिस्क्लोजर भी हम चलाएंगे आपके लिए कि ऑप्शन में ट्रेड करने के अपने जोखिम है तो संभल के ट्रेड करें। स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। देखिए 100 अंक नीचे है, थोड़ी सी रिकवरी जरूर है, लेकिन अभी भी अस्थिरता के जो बादल है वो छठे नहीं है। 19,550 के आसपास से निफ्टी बैंक की बात करें तो 350 अंकों के आसपास की कमजोरी पूरी तरह से आज हम ये कह सकते हैं कि मंदी की गिरफ्त में बाजार है, क्योंकि जैसा कि पूजा बता रही थी, हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले करीब करीब 4 गिरने वाले शेयर बाजार में हैं। तो ब्रॉडर मार्केट से भी संकेत थोड़े से कॉशन वाले ही हैं, क्योंकि हमास ने इजराइल पर जो एयर स्ट्राइक किया, रॉकेट जो दागे, उसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई, जियो पॉलिटिकल माहौल थोड़ा सा अस्थिर हो रहा है। क्रूड का भी एक फैक्टर है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अरब देशों की एक बड़ी भागीदारी है ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में, और वहां से किसी डिस्ट्रप्शन के संकेत आते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी और एस्केलेट हो सकती हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है, भारत ने भी अपना सपोर्ट जता दिया है।
इस्लामिक कंट्रीज़ फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, तो थोड़ी सा भी टसल का माहौल है। जब तक ये चिंताएं दूर नहीं होती हैं तो स्थिरता के संकेतों का इंतज़ार यहाँ पर निवेशकों को करना चाहिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स में रिकवरी आ रही है, वो रिकवरी आपके सामने रख भी रहे हैं। आईटी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है। अगर आप सेंसेक्स को उठा के देखेंगे तो टॉप 5 विनर सेंसेक्स के सारे आईटी स्टॉक्स हैं। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, वहाँ पर आप आज बाइंग देखेंगे। निफ्टी का टॉप गेनर है डॉक्टर रेड्डीज, करीब 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ। लेकिन अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रुप के शेयर थोड़े से आज कमजोर है और ओएमसीज में क्रूड वाले फैक्टर चलते हैं, क्योंकि क्रूड में हमने उछाल देखा है 4-5% के आसपास का। तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट लिंकेजेस हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल और कच्चे तेल का, इसलिए ये शेयर आज नीचे आ रहे हैं। ये अगले दर्शक का सवाल लेंगे और वो भी हम देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। कौशल मिश्रा ने हमें बिहार से किया है व्हाट्सएप। एमआरपीएल के शेयर के पास है 1000 और भाव है इनका 103। और दिक्कत वाली बात नहीं, इनका भाव ही है, क्योंकि 103 रुपये पर उन्होंने खरीदा है। मार्च में हमने देखा था कि शेयर 50 रुपये के आसपास का था, वहां से चलते चलते 103 के आसपास पहुंच गया। रिकॉर्ड वॉल्यूम हो रहा है 17 महीने के हाइस पर ये शेयर चल रहा है। और मार्केट कैप की बात करें तो 17-18 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है एमआरपीएल का। सौरभ जी, एमआरपीएल, हालांकि हमने जीआरएम्स को नीचे आते हुए देखा, लेकिन चूंकि वॉल्यूम बढ़ा तो एमआरपीएल को सपोर्ट मिला, 100 रुपए के ऊपर निकला। वहां से अब थोड़ा सा कूल ऑफ होके अब ये शेयर 94 के आसपास है। घबराने की जरूरत है कौशल जी को, या फिर निवेशित रहें, समय दें इसको? देखिए, लास्ट ईयर भी जब रशिया ने अटैक किया था तब रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी ऊपर चले गए थे और हमने देखा कि बहुत सारी जो कंपनीज थी उनको खासा फायदा हुआ और स्टॉक्स भी एंटिसिपेशन में पहले ही चलने शुरू हो गए थे। उसके बाद रिफाइनिंग मार्जिन कूल ऑफ हुए, स्टॉक प्राइसेस भी कूल हुए। अब ऐसा लगता है कि वापस रिफाइनिंग मार्जिन थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि ऊपर की खरीद तो जरूर है इनकी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अभी के लिए इसमें बने रहे। बिल्कुल। चलिए, ये है राय एमआरपीएल पर होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में। अगली दर्शक हमारे साथ गुजरात से हैं हिना नमस्कार। किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। हमें मेरे पास आईओबी है, 4800 शेयर है और 48 के भाव से ही लिया हुआ है। हेलो, अच्छा जी, चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। ये कितने समय के लिए लिया है आपने, समय दे सकती हैं आईओबी को? नहीं, शॉर्ट टर्म में लिया है और दूसरा स्विट्जरलैंड के बारे में भी जानना था। मंदार, ठीक है, चलिए दोनों स्टॉक पर आपको राय दिलवा देते हैं। सुजलॉन 19 रुपए पे आपने लिया था, राइट हिना जी? राइट। ठीक है। मंदार, सुजलॉन है इनके पास, आईओबी है। सुजलॉन में तो इनको फायदा हो रहा है, हालांकि आज 4.5% नीचे है ये स्टॉक। इस पर राय दीजिए, निकल जाने की सलाह देंगे क्या? और आईओबी में भी इनको हल्का नुकसान हो रहा है, शॉर्ट टर्म नजरिया है दोनों स्टॉक्स पर, क्या सलाह देंगे आप? पूजा जी, देखिए सुजलॉन से स्टार्ट करते हैं। सुजलॉन के केस में अभी जो करंट लेवल है 30-31 का जो एक लेवल है, वहां पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है। और अगर पिछले 7-8 महीने का अगर मूव देखते हैं तो ये स्टॉक अच्छा खासा 7 रुपए से करंट लेवल्स तक बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में बन सकता है, क्वाइट पॉसिबल है। तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और बाकी की जो आपकी पोजीशन है उसके लिए 24 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए। और दूसरा जो इनका स्टॉक है आईओबी, तो आईओबी के केस में फिलहाल पिछले अगर 2-3 हफ्ते का अगर ट्रेड देखते हैं तो यहाँ पे कंसोलिडेशन बनता है। 42 रुपीज का सपोर्ट है, 51 का रेजिस्टेंस है। और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो आईओबी के केस में आपने पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मुझे लगता है अगर 3 साल का व्यू रखते हैं तो इस स्टॉक में ऊपर में 85 से लेके 90 रुपए तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं। तो आईओबी में तो होल्ड का व्यू होगा। इसमें जो स्टॉप लॉस सुझाऊंगा वो 38 का होगा। 38 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए, 3 साल का व्यू रखिए, अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। तो ये दोनों ही शेयर पर आपके लिए राय। चलिए, हालांकि अच्छी चीज ये है कि 19,550 के आसपास एक आज के लिए कम से कम बेस फॉर्मेशन की कोशिश बाजार कर रहा है। निफ्टी बैंक में 350 अंकों के आसपास की कमजोरी है और इंडेक्स के लेवल पर बहुत परिवर्तन नहीं है। आईटी स्टॉक्स आज लीड कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो
क्रूड रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो पेंट हो, टायर हो, ओएमसीज हो, एविएशन हो, वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर है और निश्चित तौर पर बैंकिंग से आज सपोर्ट बाजार के लिए गायब है। एसबीआई 1.5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है हमारे पास इंस्टाग्राम के जरिए। हर्ष पटेल का सवाल है और हर्ष का सवाल है ट्राइडेंट को लेकर। 100 शेयर हैं 37 रुपये 10 पैसे के भाव पर। टेक्सटाइल से रिलेटेड ये कंपनी है ट्राइडेंट। 37 रुपये का भाव भी चल रहा है इसका। हालांकि हमने 28-29 के भाव देखे, वहां से थोड़ी सी रिकवर करके ऊपर आई। एक समय था कि ये सर्किट टू सर्किट स्टॉक चलता था और हमने 65-70 रुपये के भी भाव देखे और वहां से क्या भारी गिरावट हमने शेयर में देखी थी। सौरभ जी, ट्राइडेंट हम देख रहे हैं कि यूरोप से ना डिमांड भी निकल के ठीक ठाक आ रही है। अब एक जैसा कि हम बात कर रहे थे बाकी स्टॉक्स के लिए, इसको भी हम कह सकते हैं कि इस सीजन वाला प्ले है। प्राइसिंग वाली प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इस सेगमेंट में दूर हो गई है और ये आप जैसे तमाम एक्सपर्ट से बातचीत करके ये पता चला है। आप ये बताइए कि क्या करें, हालांकि इनके बिल्कुल भाव पर ही शेयर है ये। देखिए, जो आउटलुक निकल के आ रहा है इस बार, ये जो फेस्टिव सीजन का वो थोड़ा बेटर निकल के आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि डिमांड ठीक रहने वाली है और जो कॉस्ट प्रेशर से कॉटन के रिलेटेड वो थोड़े सबसाइड हो गए हैं। हालांकि ऐसा मान रहे हैं कुछ विशेषज्ञ कि मानसून खराब होने की वजह से इस बार कॉटन के प्राइसेस बाबर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिमांड जिस तरह से और कंपनियों का आउटलुक भी आ रहा है टेक्सटाइल से निकल कर, कह रहे हैं कि थोड़ा-थोड़ा चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि सितंबर अभी क्वार्टर खत्म हुआ है, अर्निंग सीजन अभी आने ही वाला है, तो थोड़ा-सा और बेहतर पिक्चर मिल जाएगी कंपनी के अर्निंग्स कैसे आते हैं और आउटलुक क्या है। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा कि आप इसमें होल्ड रहें। होल्ड करने की राय आपको ट्राइडेंट में। अगला सवाल हमें अगले दर्शक हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हैं, आशीष जी। नमस्कार आशीष जी, पूछिए किस स्टॉक पर सवाल है आपका। नमस्कार सर। सर मैं एक्चुअल पीएफसी मेरे पास है जो कि 100 शेयर्स है 250 के रेंज में। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं देख रहा था क्या करना है इसके। शॉर्ट टर्म के लिए पीएफसी में, ओके। मंदार जी, आप ही फिर सलाह दीजिए। इस स्टॉक में 250 पर लिया था इन्होंने और इनकी खरीद के पास ही है, मामूली नुकसान में है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं आपको और स्टॉप लॉस भी इन्हें बताइए। देखिए, ये स्टॉक तो स्ट्रेच लगता है, यानी जब भी ऊपर चलने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है वहां पे बिकवाली आएगी। तो इसलिए करंट लेवल्स पे पोजीशन तो अवॉइड करनी चाहिए। अब इन्होंने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है तो इनके केस में 230 का स्टॉप लॉस इन्होंने रखना चाहिए और जब भी ये ऊपर चलने की कोशिश करेगा तब बाहर निकलना ये ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप इसका अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा कि ये पिछले यानी 80 रुपए के लेवल से ये करंट लेवल्स तक ऊपर चल चुका है और स्ट्रेट काइंड ऑफ एन अप मूव है। तो इस तरीके का मूव जब भी बनता है तब स्टॉक में कंसोलिडेशन बनना ही बनना है। प्लस करंट लेवल्स पे जब भी कोई स्टॉक इस तरीके से स्ट्रेच होता है तो ऊपर की तरफ टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस स्टॉक के लिए। तो इसलिए एग्जिट किए करें तो बेहतर होगा। 230 का फिलहाल स्टॉप लॉस बनाए रखें। ठीक है, 230 रुपए का स्टॉप लॉस मंदार जी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, सूरत से रोमिल हमारे साथ हैं। रोमिल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास L&T फाइनेंस के 5600 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 70, बट मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ सिंस 2016। हाँ 70, बट मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ 2015-2016 से। बट क्या बोलते हैं कि उसको रिटर्न डबल हुए है ना, नहीं बोल रहा हूँ, बट दूसरी कंपनी के कंपेयर टू उसके रिटर्न थोड़े कम है। और दूसरा सवाल ये है मेरा कि मेरे पापा के पास 2100 शेयर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के, जो उनको आईपीओ में लगे थे एट द रेट ऑफ 80-85। शेयर्स बहुत ज्यादा थे, अभी तो बेस ये से 2100 अभी भी बचे हैं और जियो फाइनेंस के भी साथ में 2100 शेयर्स अभी आए हैं। तो दोनों शेयर्स के लिए क्या करना चाहिए और अगर L&T फाइनेंस को अगर रिप्लेस करना है तो किससे कर सकते हैं बेटर रिटर्न्स के लिए। बहुत बढ़िया रोमिल, मतलब ऐसे दर्शकों से कई बार बात करके भी बड़ा मज़ा आ जाता है जिनको इतनी थॉट्स में क्लैरिटी होती है। और हमें ना अगर निवेश की बात होती है तो वो लोग पसंद आते हैं जो मतलब अच्छी कंपनियां चुनते हैं, समय देते हैं और एक ना अप साइकिल का कहीं ना कहीं इंतज़ार भी करते हैं।
तो देखिए आपने जो धैर्य दिखाया, कंपनी ने कम से कम उसको रिवॉर्ड किया। हाँ, ये बात आपकी सच है, क्योंकि आप 8 साल से होल्ड कर रहे हैं और 8 साल में अगर आपके शेयर के भाव अगर आपको डबल ही दिखेंगे तो शायद इक्विटी मार्केट वो जगह नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर यह राहत की बात है कि एक समय था कि 80-90 वाले रेंज में ये शेयर फंसा हुआ था, वहां से निकल नहीं पा रहा था। उसके बाद निकला, हमने 140 रुपये के आसपास के भी स्तर देखे। लेकिन अब 5600 की संख्या है मंदार जी। L&T फाइनेंस होल्डिंग, हाल फिलहाल हमने देखा कि फाइनेंस के जो भी स्टॉक्स थे वो चल रहे थे। L&T फाइनेंस होल्डिंग, इसमें भी हमने मजबूती के संकेत देखे। अभी हालांकि ये भी है कि 3-4 महीने से ना एक फिर से एक दायरे में जाता हुआ शेयर दिख रहा है। मंदार जी क्या करें रोमिल, अभी L&T फाइनेंस होल्डिंग को बना के रखे अपने पोर्टफोलियो में, या फिर इससे बेहतर स्ट्रक्चर, बेहतर पैटर्न वाला कोई और शेयर है जहां पर आप स्विच करने की सलाह देंगे? अभिषेक जी, देखिए पहले तो रोमिल को हमने कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक और बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक बाय किया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात होल्ड किया है। और मार्केट में जब आप होल्ड करते हो तभी पैसा बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो सब लोगों ने जान लेनी है। अब जैसे आपने कहा कि पिछले 3 महीनों से ये स्टॉक कंसोलिडेशन में है, बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। 120 का नीचे की तरफ सपोर्ट बनता है, ऊपर में 140 का रेजिस्टेंस बनता है। तो लेकिन डर वाली बात है नहीं, स्टॉक में अंडर करंट पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि और एक आध 2 महीना ये स्टॉक यही लेवल्स पे ट्रेड करेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू बनाए रखते हैं तो मुझे लगता है ऊपर के टारगेट्स इस स्टॉक में बन सकते हैं। तो पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए और इनके केस में नीचे की खरीदारी है, इसलिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सुझा सकता हूं। ये जो रेंज है, इस रेंज के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो स्टॉप लॉस 115 का होगा, 115 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 140 का लेवल जब भी ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब फिर इसका अगला जो टारगेट होगा वो 170 से लेके 180 तक का हो सकता है। तो वहां पे रिव्यू जरूर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कंसोलिडेशन में 140 और 120 इस तरीके का रेंज बना हुआ है, तो इसी रेंज में फिलहाल तो ट्रेड करेगा। जब ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तब आगे के टारगेट्स एक्टिवेट होंगे। L&T फाइनेंस होल्डिंग पर ये व्यू। लेकिन जो दूसरा शेयर इनके जो पिताजी के पास है रोमिल के, वो है रिलायंस का, और ये ना आईपीओ के भाव के हैं, तो मतलब शेयरों की संख्या रही होगी कम। उसके बाद उसमें हमने कई सारे कारोबार बाहर निकले, बोनस इशू आया, तमाम चीज़ें करके ना कॉस्ट वाला इशू तो है ही नहीं। अब बस सवाल ये है कि 2300 रुपये के आसपास का भाव हो गया है, यहाँ से रिलायंस में क्या करना चाहिए? सौरभ जी बताइए, 2300 रुपये का भाव है, हमने 2580 वाला जो भाव था इसका, अगर हम जियो फाइनेंशियल को बाहर कर दें उसके बाद, तो वो भाव कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि आखिर वो कब लौटेगा, उसके बाद आगे का सफर ये शेयर कब तय करेगा। निवेशित रहे रिलायंस में, क्योंकि देखिए नेगेटिव कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन सवाल ये कि शेयर ये चलेगा कब बढ़िया से। अभी ये देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 साल से अभिषेक जी वही रेट पे है। जब पहले रिलायंस में इन्वेस्टमेंट आई थी आज से 3-4 साल पहले, तब भी 2400 का भाव हमने देखा था और तकरीबन अभी भी वही 2300-2400 का भाव है। रिलायंस एक ऐसा बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, जो हमेशा एक लंपी रिटर्न देता है और काफी टाइम ये थोड़ा-सा रुक भी जाता है। तो मुझे लगता है कि जितने भी इनके बिज़नेस वर्टिकल हैं, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, चाहे जियो प्लेटफ़ॉर्म्स हो, चाहे उसका पेट्रोकेमिकल बिज़नेस हो या और बिज़नेसेस हो, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा जो और निवेश आ रहा है, तो उससे जो वैल्यूएशन पे पहले 4 लाख करोड़ का था, वो भी 8 साढ़े 8 लाख करोड़ पे पहुँच गया है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर इसमें हमेशा लंबे समय का आपको नज़रिया रखना चाहिए और अगले 3-4 साल में मैं समझता हूँ रिलायंस डबल होने की ताकत ज़रूर रखता है। तो मेरी सलाह से इसमें आप बिल्कुल बने रहें। ठीक है, तो बने रहने की राय रिलायंस पर। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपके दोनों ही होल्डिंग्स के लिए। गुजरात से एक और दर्शक अब हमारे साथ जुड़े हैं, अमरीश दवे। अमरीश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी अमरीश जी सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास अमरीश जी, पूछिए। सर मेरे पास एनएमडीसी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट, 2250 शेयर 110 के भाव से जी। और दूसरा क्वेश्चन भी है मेरा कि नेशनल मिनरल एनएमडीसी स्टील भी है, वो 3000 शेयर है, वो 50 रुपये का भाव से। तो आई एम मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मुझे रखना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होगा? आपकी क्या राय है बताइए। और ठीक है सौरभ जी लॉन्ग टर्म निवेशक है, एनएमडीसी भी है इनके पास, एनएमडीसी स्टील भी है और एनएमडीसी का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ पर है
और एनएमडीसी में भी इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी भी इन्होंने अच्छी ली है। 2250 शेयर्स हैं इनके पास, तो करीब 75,000 का मुनाफा इनको स्टॉक में हो रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग, दोनों स्टॉक सिलेक्शन सही हैं या फिर थोड़ा स्विच करने की राय देंगे अपने निवेश को? जो सेक्टर है और जो स्टॉक्स हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमी में कैसे ग्रोथ आएगी, चाइना किस तरीके करेगा, उस पे बहुत निर्भर करता है। क्योंकि जब भी वर्ल्ड इकोनॉमी का डेटा आता है, खासकर चाइना का डेटा आता है, तो उस पे जो मेटल प्राइसेस है वो बहुत घूमते हैं। रिसेंटली हमने देखा आयरन और प्राइसेस ऊपर गए हैं तो एनएमडीसी भी चला। थोड़ा सिक्लिकलिटी जरूर प्ले करती है, और अभी जो वातावरण दिख रहा है वो वातावरण ऐसा दिख रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ी सी धीमी रफ्तार में ही रहेगी, और चाइना की जो उम्मीदें थी उस गति से चाइना नहीं चल पाएगा। मेरी समझ से एक टैक्टिकल बेट के रूप में इसे देखता हूं मैं, और क्योंकि इन्हें भी मुनाफा आ रहा है तो मेरी समझ से इन्हें बुक कर लेना चाहिए। कुछ क्षेत्र हमें जो अच्छे लगते हैं वो है कैपिटल गुड्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यूटिलिटीज, ये क्षेत्र अच्छे लगते हैं। यूटिलिटीज में जैसे कि एनएचपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया। बैंकिंग क्षेत्र में एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक। कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टुब्रो। अगर इस तरह के ये शेयर का चयन करते हैं तो 2-3 साल मुझे लगता है कि उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। डीसी स्टील को लेकर ये व्यू आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे और दिल्ली से राकेश हमारे साथ हैं। राकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? राकेश जी आपको आवाज आ रही है? राकेश जी हेलो, कुछ दिक्कत है शायद फोन लाइन में, इसलिए उनकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका जी राकेश जी अगर आप जुड़ गए तो सवाल पूछिए सर। हाँ जी सर, मेरे पास 3000 शेयर है वोडाफोन आइडिया के, 1150 पे प्रीमियम लिया हुआ है, तो मैं इसको होल्ड करूं या 3000 कैसे करूं? जी सर, मैं लॉन्ग टर्म 1 साल। राकेश जी एक चीज बताइए सर, बताइए सर, 2 सवालों के छोटे छोटे आप जवाब दीजिए, फिर आपके सवाल का हम जवाब देंगे। आपकी एज कितनी है और ये बताइए कि ये शेयर आपने किसी की सलाह पर खरीदे हैं, किसी दोस्त के रिकमेंडेशन पर लिए हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई सलाह आई थी, या फिर क्यों खरीदे आपने ये? सर वैसे ही खरीद लिए सर, कोई सलाह नहीं थी, वैसे कुछ रेट बढ़ा था, शेयर में 11 रुपए हो गया, इस वजह से खरीद लिए सर। मेरी 67। आपकी उम्र सर? 67। 67, ठीक है ठीक है, एक सलाह तो हम आपको दे देंगे, बाकी आपने एक्सपर्ट्स के जरिए लेंगे। देखिए सर, ऐसे ना कोई भी शेयर सिर्फ बढ़ रहा हो तो नहीं खरीदना चाहिए। पहले तो ये जानना चाहिए कि कंपनी बिजनेस क्या करती है, क्योंकि बढ़ने के पीछे कई बार ना अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे आप अनजान भी रह सकते हैं और शायद आप ट्रैप में फंस जाएं। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो थोड़ी सी ना अच्छे फंडामेंटल पहले देख लेने चाहिए, अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने कहने के जोखिम के हिसाब से भी डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है शेयर बाजार में ट्रेड करते वक्त या फिर इन्वेस्ट करते वक्त, दोनों ही चीज़ों में। अब इस पर ज़रा सलाह जान लेते हैं। वोडाफोन आइडिया, सौरभ जी, निश्चित तौर पर 6 रुपये के नीचे के भाव देखे हमने, शेयर फिर 12 रुपये के ऊपर भी गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेडर्स के हाथों में फंसा हुआ स्टॉक है, क्योंकि बिजनेस को लेकर कोई बहुत बड़े रिवाइवल के संकेत हमने देखे नहीं। बातें ज़रूर बड़ी बड़ी हुई हैं, कई बार प्रमोटर ग्रुप सामने आता है कि हम इसमें पैसे डाल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ट्रांसमिशन उसका शायद हो नहीं पाता है। अगर हम कस्टमर बेस की बात करें तो लगातार ही लूज़ कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय एयरटेल और जियो गेन करते हैं और वोडाफोन लूज़ करता है। 5G को लेकर जो स्पीड होनी चाहिए थी या फिर फाइबर को लेकर, उन दोनों में ही ये पिछड़ी हुई कंपनी है। तो क्या आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है जो आप राकेश जी को ये सलाह दे पाएं कि हाँ निवेशित रहिए, या फिर आपकी भी सलाह इससे निकल जाने की होगी? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने तकरीबन सारी ही बातें बता दी हैं, और इनफैक्ट जिन भी ये सर्कल्स में वोडाफोन काम करता है वहां पर जो इसका एवरेज रेवेन्यू है पर यूजर वो भी काफी कम है। रिवाइवल की उम्मीद बहुत कम लगती है। नेगेटिव नेटवर्थ है, बैलेंस शीट डीप इन डेट है, और अभी रिसेंटली थोड़ा सा ये पेमेंट्स को लेके भी थोड़ा सा अभी न्यूज में आया, इंडस टावर से लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो काफी ही सिचुएशन खराब है, और ऑपरेशनल जो परफॉर्मेंस है वो ऐसा कहीं से नहीं दर्शाती कि कोई टर्न अराउंड है। मेरी सलाह बिल्कुल यही रहेगी कि आप इसमें से निकल जाएं। ठीक है, तो निकलने की राय है वोड आइडिया से। आगरा से डीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछिए। तो मेरे पास एक तो जियो फाइनेंशियल के 1000 शेयर है।
ठीक है जी नमस्कार। तो और भी जियो कोई स्टॉक है आपके फाइनेंशियल, पास? आदित्य, सॉरी, अडानी टोटल गैस, हाँ अडानी टोटल गैस 200 शेयर 634। 631 पर। जी जी जी। ठीक है, तो आप बने रह सकते हैं दोनों स्टॉक्स में। शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने या फिर अब लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं दोनों स्टॉक्स को? हाँ 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 हाँ। चलिए, आपका सवाल हम ले लेते हैं और दर्शकों से एक रिक्वेस्ट होगी कि जब भी वो अपना सवाल पूछे टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे ताकि हम उनको बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। तो अदानी गैस और जियो फाइनेंशियल पर तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया। यहाँ पर सौरभ जी की राय थी कि बने रहे इस स्टॉक में, तो ये राय थी उनकी तरफ से। लेकिन अदानी गैस, सौरभ आप ही राय दीजिए। 200 शेयर 631 पर लिया था, हल्के नुकसान में है। हल्के नहीं, 7,500 का नुकसान इनको हो रहा है फिलहाल इस स्टॉक में, तो क्या करें अदानी गैस पर? देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी महँगा लगता है ये जी। अगर जो इनकी ऑपरेशनल परफ़ॉर्मेंस है या फ्यूचर में जो ग्रोथ आने वाली है, उसको काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर रही है कंपनी। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद है, अगले 3-4 साल भी निवेशित रहे हैं। अगर आप रिसेंटली परफ़ॉर्मेंस भी देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफ़ॉर्म किया है और नीचे की तरफ ही आ रहा है। मेरी सलाह ये रहेगी कि इसमें से निकलने की चेष्टा करें। तो निकलने की राय आपको अदानी टोटल गैस से? नुकसान काफ़ी हो रहा है लेकिन कोई भी उछाल मिलता है तो निकलने की कोशिश करिए इस शेयर से। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे। सवाल आया है मंगल दास जी का महाराष्ट्र से, और इनके पास है पूनावाला फिनकॉर्प, जिसका नाम पहले था मैग्मा फिनकॉर्प, वही कंपनी है जी हाँ। उसका शेयर है और इनके पास जो क्वांटिटी है वो है 400, भाव है 422 रुपये का। इनके भाव से थोड़ा सा नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। इनके मतलब करीब करीब 50 रुपये नीचे इनके भाव से, 450 तक के हमने भाव देखे थे। उसके बाद शेयर में ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग आई, फिर से थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि स्टेबल होने की ये कोशिश कर रहा है। और तमाम एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं, चूँकि जो बिजनेस मॉडल है कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस वाले मॉडल पर ही है, तो लोग मानते हैं कि ये बजाज फाइनेंस आगे चलकर बनेगा। हालांकि ये भविष्य की बात है, अभी समझते हैं कि करना क्या है शेयर में। पूनावाला फिनकॉर्प, सौरभ जी कैसी लग रही है आपको कंपनी, और क्या इसमें निवेशित रहें, समय दें? और को लगता है कि स्टॉक को समय देना चाहिए। स्टॉक काफ़ी अच्छा री-रेट हुआ है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है कंपनी में। अगर आप ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस देंगे, एक प्रॉमिसिंग स्टोरी एक लग रही है। आपने जैसे ठीक कहा बजाज फाइनेंस वाले मॉडल पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर इसे समय देंगे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है। स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से करेक्ट हो चुका है, थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से आगे क्वार्टर का परफॉर्मेंस आता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव नज़रिया है। आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह स्टॉक पर। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें व्हाट्सएप पर ही आया है। सुमित जी का सवाल है अदानी विल्मर पर। आपको एक बार लेवल्स दिखा देते हैं। अदानी विल्मर पर इस वक्त अगर हम देखें तो इनकी जो होल्डिंग है स्टॉक में वो 120 शेयर्स हैं और 397 पर इन्होंने अदानी विल्मर का स्टॉक लिया हुआ है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। और चंबल फर्टिलाइजर 100 शेयर्स इन्होंने 292 पे लिए हुए हैं, ये 3 महीने का व्यू है। तो क्लियर कट इनका सवाल है। मंदार, सबसे पहले आपसे चंबल फर्टिलाइजर पर सवाल होगा क्योंकि ये 3 महीने का समय ही दे सकते हैं स्टॉक को और नुकसान हो रहा है। 292 पर लिया था, इस वक्त 270 पर आ चुका है ये स्टॉक। चंबल फर्टिलाइजर में क्या करें? पूजा जी देखिए, सही कहा आपने कि 500 के लेवल से ये स्टॉक में करेक्शन बना और जो करंट लेवल से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप अगर इसका पिछले एक साल का चार्ट अगर देखो तो करंट लेवल्स पे सपोर्ट भी बनता है, तो ये लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहा है। हाँ, यहाँ से बाउंस बैक संभव नहीं हो पा रहा है लेकिन सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव सी बात है। तो इसलिए इनके लिए राय तो रहेगी कि आप स्टॉप लॉस बनाए रखें। 240 का स्टॉप लॉस होगा, करंट लेवल्स 270 का है, तो 240 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। ऊपर की तरफ जो इसमें रेजिस्टेंस बनता है वो 290 से लेके 300 रुपए के आसपास है, तो वो एक बार ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद इस स्टॉक में एक अपमूव हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए एग्जिट करना तो सही बात नहीं होगी। सपोर्ट पे तो पोजीशन होल्ड करते हैं, तो इसलिए 240 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए।
फर्टिलाइजर को होल्ड करने की सलाह है। अगले दर्शक का सवाल लेंगे और हमारे साथ हैं एक हमारे प्रिय दर्शक इसके बाग साहब। बाग साहब नमस्कार सर, कहाँ से आपने फोन किया और कौन सा शेयर है आपके पास? हम दुर्गापुर से फोन किए हैं, वेस्ट बंगाल। मेरा 100 शेयर है। अरे वाह, दुर्गापुर से, बढ़िया सर। हाँ, केम्स टेक्नोलॉजी का 100 शेयर है, तो उसमें हम अभी फिर केम्स टेक्नोलॉजीज सेल कर दे, क्या करें ना, कुछ ऐड करें? बढ़िया सर, आपके भाव से तो ये शेयर 500 रुपये ऊपर है और प्रॉफिट टोटल हमारा कैलकुलेटर बता रहा है कि 52,000 रुपये के आसपास का आपको प्रॉफिट हो रहा है। सौरभ जी, केम्स टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये शेयर लगातार चल रहा है। पिछले अगर हम 10 सत्र को देखेंगे तो उसमें से 8 में ये शेयर चला है और 52 हफ्ते के ऊपरी स्तरों के आसपास ही जाकर ये ट्रेड कर रहा है। खबर इसमें यह आई है कि इन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एमओयू किया है और करीब करीब 2800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट होगा। 3000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है केम्स टेक्नोलॉजीज की। ईएमएस सेगमेंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, इसमें एक मजबूत कंपनी बनकर ये उभरी है। आंकड़े भी यही संकेत दे रहे हैं। आप क्या सलाह देंगे? प्रॉफिट थोड़ी सी वसूल लें क्या, आंशिक मुनाफा वसूली कर लें बाग साहब, या फिर पूरा निवेश बना के रखें और अभी और ऊपर के लेवल से इंतजार करें? देखिए, काफी छोटी कंपनी है और प्रॉमिसिंग स्टोरी है, तो इसीलिए बाजार ने इसे काफी री-रेट किया है। 1000 रुपए से तकरीबन स्टॉक 3000 रुपए हो गया है। वैल्यूएशन जो फ्यूचर ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं उसको जरूर रिफ्लेक्ट कर रहा है, और एक जो सेमीकंडक्टर बनाने का प्रोसीजर होता है, ये काफी एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। इसको लगाने में, इसको करने में समय लगता है। तो मुझे लगता है कि आपके बिल्कुल कहना सही है, क्योंकि अभी अगर हम अर्निंग प्रोफाइल को देखें तो उसके हिसाब से महंगा लगता है, ग्रोथ के प्रोजेक्शन से भी थोड़ा महंगा हो गया है। तो आंशिक मुनाफा वसूली जरूर कर लेनी चाहिए, मेरी राय ये बिल्कुल ये है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज नहीं है। केम्स टेक्नोलॉजीज में आज शुरुआत बेहद दमदार की थी और 2965 का आज का हाई है। 2620 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि 10-11% ऊपर था और वहाँ से हम देख रहे हैं कि इंट्राडे में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है और अभी मात्र 3% की तेजी पर यह शेयर कारोबार कर रहा है। लेकिन आपको वैसे भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है, क्योंकि आपके भाव से ये शेयर अभी भी करीब 500 रुपये प्रति शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है। चलिए, इसी के साथ समय तो समाप्त हो गया शो का। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे। सौरभ जी और मंदार जी, बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद